नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय कुशलगढ़ बांसवाड़ा के इस शैक्षणिक यूट्यूब चैनल पर मैं ज्योति, सहायक आचार्य हिंदी विभागाध्यक्ष, आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज का हमारा अध्ययन बिंदु रहेगा जायसीकृत पद्मावत। पद्मावत की कथा का अध्ययन हम आज के इस वीडियो में करेंगे। जायसीकृत पद्मावत में उपसंहार समेत कुल 58 अध्याय है। इनके नाम है स्तुति खंड, सिंगलदीप वर्णन खंड, जन्म खंड, मानसरोधक खंड, सुआ खंड, रतन सेन जन्म खंड और बंजारा खंड। नागमती सुआ खंड, राजा सुआ संवाद, नक्षिक खंड, प्रेम खंड, जोगी खंड, राजा गणपति संवाद खंड, बोहित खंड, सात समुद्र खंड, सिंगलदीप खंड, मंडप गमन खंड, पद्मावती वियोग खंड, पद्मावती सुआ भेंट खंड और बसंत खंड। राजा रतन सेन सती खंड, पार्वती महेश खंड, राजागढ़ छेका खंड, गंधर्व सेन मंत्री खंड, रतन सेन सूली खंड, रतन सेन पद्मावती विवाह खंड, पद्मावती रतन सेन भेंट खंड, रतन सेन साथी खंड, षट ऋतु वर्णन खंड और अंतिम नागमती वियोग खंड। पद्मावत एक प्रेम गाथा है जो आध्यात्मिक स्वरूप में है। जायसी के महाकाव्य पद्मावत की कथा प्रेम मार्गी सूफी कवियों की भांति काल्पनिक न होकर रतन सेन और पद्मावती अर्थात पद्मनी की प्रसिद्ध ऐतिहासिक कथा पर आधारित है। इस प्रेम गाथा में सिंगलदीप की राजकुमारी पद्मावती और चित्तौड़ के राजा रतन सेन के प्रणय का वर्णन मिलता है। नागमती के विरह वर्णन में तो जायसी ने अपनी संवेदना गहन रूप से वर्णित की है। कथा का द्वितीय भाग ऐतिहासिक है जिसमें चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण और पद्मावती के जौहर का सजीव वर्णन मिलता है। पद्मावत मसनवी शैली में रचित एक प्रबंध काव्य है। इस काव्य में कुल 57 खंड हैं। इस काव्य का प्रारंभ काल्पनिक कथा से है और अंत इतिहास पर आधारित है। जायसी ने इतिहास और कल्पना दोनों का मिश्रण किया है। जायसी लिखते हैं कि उन्होंने पद्मावत की रचना 927 हिजरी में प्रारंभ की थी। जायसीकृत पद्मावत का कथानक निम्न शीर्षकों के अंतर्गत क्रम से वर्णित किया गया है। कवि जायसी सिंगलदीप और उसके राजा गंधर्व सेन, राजसभा, नगर, बगीचे इत्यादि का वर्णन करके पद्मावती के जन्म का उल्लेख करता है। राजभवन में हीरामन नामक एक अद्भुत सुआ था जिसे पद्मावती बहुत ही प्रेम करती थी। सदा उसी के पास रहकर अनेक प्रकार की बातें कहा करती थी। पद्मावती धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसके रूप की ज्योति भूमंडल में सबसे ऊपर हुई। जब उसका कहीं विवाह न हुआ तब वह रात दिन हीरामन से इसी बात की चर्चा किया करती थी। सुए ने एक दिन कहा कि यदि कहो तो देशांतर में फिर कर मैं तुम्हारे योग्य वर ढूंढूं। राजा को जब इस बातचीत का पता लगा तब उसने क्रुद्ध होकर सुए को मार डालने की आज्ञा दी। पद्मावती ने विनती कर किसी प्रकार सुए अर्थात हीरामन तोते के प्राण बचाए। सुए ने अर्थात हीरामन ने पद्मावती से विदा मांगी, पर पद्मावती ने प्रेम के मारे सुए को रोक लिया। सुआ उस समय तो रुक गया, पर उसके मन में यह बात बनी रही। सुए हीरामन का बिकना। एक दिन पद्मावती सखियों को लिए हुए मानसरोवर में स्नान और जल क्रीड़ा करने लगी। सुए ने सोचा कि अब यहाँ से चलना चाहिए।
वह वन की ओर उड़ा जहाँ पक्षियों ने उसका बड़ा सत्कार किया। 10 दिन पीछे एक बहेलिया हरी पत्तियों की टट्टी के लिए उस वन में चला आ रहा था। पक्षी तो उस चलते पेड़ को देखकर उड़ गए, पर हीरामन उस चारे के लोभ में वहीं रहा। अंत में बहेलिये ने उसे पकड़ लिया और बाजार में उसे बेचने के लिए ले गया। चित्तौड़ के एक व्यापारी के साथ एक दीन ब्राह्मण भी कहीं से रुपए लेकर लोभ की आशा से सिंगल द्वीप की हाट में आया था। उसने सुए को पंडित देख मोल ले लिया और लेकर चित्तौड़ आया। चित्तौड़ में उस समय राजा चित्रसेन का देहांत हो चुका था और उनका बेटा रतनसेन गद्दी पर बैठा था। प्रशंसा सुनकर रतनसेन ने लाख रुपए देकर हीरामन सुए को मोल ले लिया। सुए द्वारा पद्मावती का बखान। एक दिन रतनसेन कहीं शिकार को गया हुआ था। उसकी रानी नागमती सुए के पास आई और बोली, मेरे समान सुंदरी और कोई भी इस संसार में है। इस पर सुआ हंस पड़ा और उसने सिंगल की राजकुमारी पद्मनी का वर्णन करके कहा कि उनमें और तुम में दिन और रात का अंतर है। रानी ने सोचा कि यही बात यदि यह तोता यहाँ पे रहेगा तो किसी न किसी दिन राजा से भी ऐसा ही कहेगा और वह मुझसे प्रेम करना छोड़कर पद्मावती के लिए जोगी होकर निकल पड़ेगा। उसने अपनी धाय से उसे ले जाकर मार डालने को कहा। धाय ने परिणाम सोचकर उसे मारा नहीं, छिपा रखा। जब राजा ने लौटकर सुए को न देखा तब उसने बड़ा कोप किया। अंत में हीरामन उसके सामने लाया गया और उसने सब वृतांत कह सुनाया। राजा को पद्मावती का रूप वर्णन सुनने की बड़ी उत्कंठा हुई और हीरामन ने उसके रूप का लंबा चौड़ा वर्णन किया। उस वर्णन को सुन राजा बेसुध हो गया। उसके हृदय में ऐसा प्रबल अभिलाषा जागी कि वह रास्ता बताने के लिए हीरामन को साथ ले जोगी होकर अपने महल से निकल पड़ा। राजा रतनसेन का सिंगल द्वीप जाना। उसके साथ 16,000 कुंवर भी जोगी होकर चले। मध्य प्रदेश के नाना दुर्गम स्थानों के बीच होते हुए सब लोग कलिंग देश में पहुँचे। वहाँ के राजा गजपति से जहाज लेकर रतनसेन ने और सब जोगियों के सहित सिंगल द्वीप की ओर प्रस्थान किया। शार समुद्र, शीर्ष समुद्र, दधी समुद्र, उदधी समुद्र, सुरा समुद्र, किलकिला समुद्र को पार करके वे साथ में मानसरोवर समुद्र में पहुँचे, जो सिंगल द्वीप के चारों ओर है। सिंगल द्वीप में उतरकर जोगी रतनसेन तो अपने सब जोगियों के साथ महादेव के मंदिर में बैठकर तप और पद्मावती का ध्यान करने लगा और हीरामन पद्मावती से भेंट करने गया। जाते समय वह रतनसेन से कहता गया कि बसंत पंचमी के दिन पद्मावती इसी महादेव के मंडप में बसंत पूजा करने आएगी। उस समय तुम्हें उसका दर्शन होगा और तुम्हारी आशा पूर्ण होगी। बहुत दिन हीरामन को देख पद्मावती बहुत रोई। हीरामन ने अपने निकल भागने और बेचे जाने का वृतांत कह सुनाया। इसके उपरांत उसने रतनसेन के रूप, कुल, ऐश्वर्य, तेज आदि की बड़ी प्रशंसा करके कहा कि वह सब प्रकार से तुम्हारे योग्य वर है और तुम्हारे प्रेम में जोगी होकर यहाँ तक आ पहुँचा है। पद्मावती ने उसकी प्रेम व्यथा सुनकर जयमाला देने की प्रतिज्ञा की और कहा कि बसंत पंचमी के दिन पूजा के बहाने मैं उसे देखने आऊँगी। सुआ यह समाचार लेकर राजा के पास मंडप में लौट आया। बसंत पंचमी पर पद्मावती और रतनसेन का मिलना। बसंत पंचमी के दिन पद्मावती सखियों के सहित मंडप में गई। उधर भी पहुंची जिधर रतनसेन और उसके साथी जोगी थे, पर ज्यों ही रतनसेन की आंखें उस पर पड़ी वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। पद्मावती ने रतनसेन को सब प्रकार से वैसा ही पाया जैसा सुए ने कहा था। वह मूर्छित जोगी के पास पहुंची और उसे होश में लाने के लिए उस पर चंदन छिड़का। जब वह न जगा तब चंदन से उसके हृदय पर यह बात लिखकर वह चली गई कि जोगी, तूने भिक्षा प्राप्त करने के
योग नहीं सीखा। जब फल प्राप्ति का समय आया तब तू सो गया। पार्वती द्वारा रतन सेन की परीक्षा लेना। राजा को जब होश आया तब वह बहुत पछताने लगा और जल कर मरने को तैयार हुआ। सब देवताओं को भय हुआ कि यदि कहीं यह जला तो इसकी गौर विरहाग्नि से सारे लोग भस्म हो जाएंगे। उन्होंने जाकर महादेव पार्वती के यहाँ पुकार की। महादेव कोड़ी के भेष में बैल पर चढ़े राजा के पास आए और जलने का कारण पूछने लगे। इधर पार्वती की, जो महादेव के साथ आई थी, यह इच्छा हुई कि राजा के प्रेम की परीक्षा ले। यह अत्यंत सुंदरी अप्सरा का अर्थात पार्वती माता अत्यंत सुंदर अप्सरा का रूप धारण कर आई और बोली, मुझे इंद्र ने भेजा है, पद्मावती को जाने दे, तुझे अप्सरा प्राप्त हुई। रत्नसेन ने कहा, मुझे पद्मावती को छोड़ और किसी से कुछ प्रयोजन नहीं। पार्वती ने महादेव से कहा कि रतनसेन का प्रेम सच्चा है। रतनसेन ने देखा कि इस कौड़ी की छाया नहीं पड़ती, इसके शरीर पर मक्खियां नहीं बैठती, इसकी पलकें नहीं गिरती, अतः यह निश्चय ही कोई सिद्ध पुरुष है। फिर महादेव को पहचान कर वह उनके पैरों पर गिर पड़ा। महादेव ने उसे सिद्धि गुट्टिका दी और सिंगलगढ़ में घुसने का मार्ग बताया। सिद्धि गुट्टिका पाकर रतनसेन सब जोगियों को लेकर सिंगल द्वीप पर चढ़ने लगा।